Hello all of you. Now let's start with section 108. This is revision section. So let's see how the revision is made and by whom. तो सेक्शन 2 क्लॉज 99 में सबसे पहले रिविजनल अथॉरिटी का डेफिनेशन दिया है. मीन्स एन अथॉरिटी अपॉइंटेड और ऑथोराइज फॉर रिविजन ऑफ डिसीजन और ऑर्डर एज रिफर्ड टू अंडर सेक्शन 108. तो वही अपन देखने वाले अभी. सो लेट्स सी. सबसेक्शन 1 कहता है सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 121 जो बाद में पढ़ेंगे एंड एनी रूल्स मेड देयर अंडर द रिविजनल अथॉरिटी जो अपॉइंट होगी, गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा रिविजनल अथॉरिटी में ऑन हिज ओन मोशन और अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय हिम और ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम द कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स. स्टेट वाला जो कमिश्नर है वो इसको रिकमेंड करेगा और द कमिश्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी टैक्स. तो इनके रिकमेंडेशन पे, रिक्वेस्ट पे, तो ओन मोशन से या जो इंफॉर्मेशन उसके पास है उसके बेसिस पे, या फिर अगर स्टेट कमिश्नर अगर रेफर करता है केस तो उसके बेसिस पे क्या करेगा, कॉल फॉर एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड of any proceedings, and if he considers that any decision or order passed under this act or under the state act or under the union territory act by any officer subordinate to him is erroneous. तो देखो नॉर्मली ये रिविजनरी अथॉरिटी कौन, कमिश्नर लेवल के होते हैं. तो जो कमिश्नर है ऑफ सेंट्रल टैक्स वो ये रिविजनल अथॉरिटी होता है. तो वो बुलाएगा orders which have been passed by subordinate authorities. तो subordinate है ना उसके नीचे, तो कमिश्नर के नीचे वाले लोगों ने जो ऑर्डर्स पास किए हैं उसको बुलाएगा और चेक करेगा कि वो गलत तो नहीं है. तो सबसे पहला पॉइंट एरोनियस. अब ये 3 पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एरोनियस इन सो फार एज इट इज प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू एंड इज इलीगल और इम्प्रॉपर. गलत है, एरोनियस है ना, गलत है. तो गलती कैसे, गलती दोनों तरफ से हो सकती है. गलती ऐसी भी हो सकती है कि जिसमें असेसी को टैक्स ज्यादा भरना पड़े. गलती ऐसी भी हो सकती है जहां टैक्स जो भरना था वो नहीं आ रहा है. तो यहां कौन सी गलती की बात कर रहे हैं, विच इज प्रीजुडिशियल टू रेवेन्यू एंड नॉट प्रीजुडिशियल टू असेसी. याद रखो, ये असेसी के खिलाफ वाले ऑर्डर नहीं है, जो रेवेन्यू के अगेंस्ट में गया है, रेवेन्यू हर्ट हो रहा है उसके अंदर, प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है, उस गलती को हम ले रहे हैं. एंड इज इलीगल और इम्प्रॉपर. द ऑर्डर इटसेल्फ इज इलीगल यानी नॉट इन अकॉर्डेंस विद लॉ, या फिर इम्प्रॉपर है. ठीक है. और सेकेंड, हैज नॉट टेकन इनटू अकाउंट सर्टेन मटेरियल फैक्ट्स वेदर अवेलेबल एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ ऑर्डर और नॉट. उसमें मटेरियल फैक्ट्स जो है उसको कंसिडर नहीं किया गया है. इंपॉर्टेंट मटेरियल फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट कोई मटेरियल कहते हैं उसको, पूरे फैक्ट्स को कंसीडर ही नहीं किया गया है व्हाइल पासिंग द ऑर्डर. और इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी ऑडिट्स जो होते हैं उसके अंदर कुछ ऑब्जर्वेशन आया है, या ठीक है. तो 3 केस है. देन ही मे इफ नेसेसरी स्टे द ऑपरेशन ऑफ सच डिसीजन और ऑर्डर, यानी उस ऑर्डर पे स्टे लगा देगा फॉर सच पीरियड एज ही डीम्स फिट एंड आफ्टर गिविंग द पर्सन्स कंसर्न्ड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड आफ्टर मेकिंग सच फर्दर इंक्वायरी एज मे बी नेसेसरी पास सच ऑर्डर एज ही थिंक्स जस्ट एंड प्रॉपर इंक्लूडिंग एनहांसिंग और मॉडिफाइंग और एनलिंग द सेड डिसीजन और ऑर्डर. अब देखो उसमें एनहांसिंग लिखा है, यानी टैक्स को एनहांस कर देंगे, क्योंकि उससे बोला था ना कि कम लगाया है, ओरिजिनल ऑर्डर में मिस्टेक और टैक्स कम लग गया है, तो ठीक है बढ़ा दो. लेकिन आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, अपॉर्चुनिटी देने के बाद, तो उसको एनहांस कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, एनल भी कर सकता है, हटा भी सकता है, ओरिजिनल ऑर्डर को कैंसिल कर देगा. Then the revision authority shall not exercise any powers under subsection 1 if, कौन से केस में रिविजनरी पावर फेल हो जाता है, रिवीजन नहीं किया जा सकता. तो देखो, इफ द ऑर्डर हैज बीन सब्जेक्ट ऑफ अपील, अगर ऑर्डर अपील में जा चुका है, तो अपील कौन सा 107
देखा था अपने लास्ट लेक्चर में, अपीलेट अथॉरिटी, या 112 देखेंगे आगे, ट्राइब्यूनल या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसमें अगर जा चुका है तो फिर वो रिवीजन में नहीं आ सकता। एक बार अपील में चले गया तो रिवीजन में नहीं आ सकता। Or the period specified under section 107 subsection 2 has not yet expired। 1072 भी देखा था अपन ने, इसमें भी वही था ना कि कमिश्नर ऑर्डर बुलाता है लोअर अथॉरिटी का, सबऑर्डिनेट का, और देखता है कि अगर ये इलीगल या इम्प्रॉपर है तो उसको भेज देता है कि जाओ, ये अनुपम खेर वाला केस, जाओ जाके अपील फाइल करो विथ अपीलेट अथॉरिटी, है ना। तो अगर वो एक तरीका है और रिवीजन भी एक तरीका है, दोनों ऑप्शंस है। तो अगर वहां भेज दिया है तो फिर रिवीजन में नहीं आएगा, रिवीजन कर रहे तो वहां नहीं जाएगा। तो या तो 107(2) या फिर 108, कोई भी एक लगाने का है। तो पॉइंट ये है कि अगर ये टाइम जो है, पीरियड जो होता है, 6 महीने का पीरियड देखा था मैंने 1072 में, तो वो 6 महीने का पीरियड अगर एक्सपायर नहीं हुआ है, ठीक है, देखो, द पीरियड स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ 107 हैज नॉट येट एक्सपायर्ड और more than 3 years have expired after passing of the decision or order sought to be revised। दोनों तरफ है, यानी मिनिमम 6 महीने तो रुकना पड़ेगा, रिवीजन करने के पहले 6 महीने रुकना है, क्योंकि 6 महीने में वो पावर है अपील में भेजने का पावर। तो अनुपम खेर 6 महीने तक रुकेगा, अगर उसको लगता है अपील में भेजना है तो भेज देगा, और अगर 6 महीने लैप्स हो गए और अब अपील में नहीं भेजा जा सकता, 107(2) नहीं अप्लाई हो सकता, तो फिर उसको यहां लेंगे, फिर वो खुद बैठ के रिवाइज करेगा, ठीक है। लेकिन अगर 3 साल निकल गए, ऑर्डर के बाद 3 साल निकल चुके हैं, तो फिर वो रिवाइज भी नहीं कर सकता, यानी उसके पास टाइम रहेगा 6 महीने से लेकर 3 साल फॉर रिवीजन ऑर्डर्स। Then the order has already been taken for revision under this section at any earlier stage। यानी एक बार रिवीजन में आ चुका है ऑलरेडी, तो एक बार अगर आ चुका है तो दोबारा नहीं आएगा, has already been taken for revision। And the order has been passed in exercise of powers under subsection 1। यानी ऑर्डर रिवीजन ऑर्डर ही है अगर ये रिवीजन ऑर्डर है तो उस पर दोबारा से रिवीजन करेंगे क्या? नहीं। The order has been passed in exercise of powers under subsection 1 and provided that the revisionary authority shall pass an order under subsection 1 only at any point, on any point which has not been raised and decided in any appeal referred to in clause A of subsection 2 before the expiry of period of 1 year from the date of the order in such appeal or before the expiry of period of 3 years referred to in clause B of that subsection whichever is later। तो इसका मतलब क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूं। इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट मर्जर। डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट मर्जर क्या है कि मर्जर का मतलब क्या है, पहले वो देखो। मर्जर यानी कि जो ओरिजिनल अथॉरिटी का ऑर्डर आया उसमें समझ लो कि 3 पॉइंट डिसाइड हुए ओरिजिनल ऑर्डर में, एडजुडिकेशन ऑर्डर में 3 पॉइंट डिसाइड हुए। अभी 3 पॉइंट पे अगर आप अपील में चले गए, तो अभी मैंने क्या कहा, अगर अपील में चले गए तो फिर आप रिवीजन में नहीं आ सकते, इट विल नॉट कम इन रिवीजन। इफ यू गोइंग टू अपील इट विल नॉट कम इन रिवीजन। तो क्या है, तीनों पॉइंट अपील में चले गए तो फिर रिवीजन खत्म हो गया, रिवीजन नहीं हो सकता। मगर अगर एक पॉइंट अपील में गया, एक पॉइंट पे अपील हुआ, तो बाकी 2 पॉइंट तो ओरिजिनल ऑर्डर के बच गए हैं। 3 डिसाइड हुए थे, एक अपील में चले गया, बाकी 2 बच गए। तो क्या वो बाकी जो दोनों बच गए हैं, क्या उस पर रिवीजन हो सकता है? सवाल आया, क्या उस पर रिवीजन हो सकता है? तो आंसर है यस, उस पर हो सकता है। तो देखो, मर्जर का मतलब क्या होता है कि जो पॉइंट्स अपील में चले गए वो मर्ज हो जाते हैं अपीलेट ऑर्डर के अंदर। तो अब ओरिजिनल एडजुडिकेशन ऑर्डर वो एक पॉइंट पे स्टैंड नहीं करता, वो खत्म हो जाता है, वो मर्ज हो गया विद द अपीलेट ऑर्डर। समझ में आए? मर्जिंग इसको कहते हैं, मर्जिंग विद द अपीलेट ऑर्डर। लेकिन जो बाकी 2 पॉइंट बचे हुए हैं, क्या वो मर्ज हुए? नहीं। जो पॉइंट अपील में गया सिर्फ वो मर्ज होगा, बाकी पॉइंट मर्ज नहीं होंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज पार्ट मर्जर। तो एक पॉइंट जो अपील में गया वो मर्ज हो गया, बाकी 2 पॉइंट अभी भी ओरिजिनल ऑर्डर के स्टैंडिंग है। तो वो 2 पॉइंट जो स्टैंडिंग है, क्या उस पर रिवीजन हो सकता है? तो आंसर है यस। तो वो यहां लिखा है
क्या लिखा है? Provided that the revisional authority may pass an order under subsection 1 means may revise on any point which has not been raised and decided in an appeal. ऐसा समझ में? तो बाकी जो 2 पॉइंट है जो अपील में मर्ज नहीं हुए हैं, वो 2 पॉइंट को रिवीजन अथॉरिटी रिवाइज कर सकता है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि जो पॉइंट पे अपील हो गया क्या वो रिवाइज हो सकता है? नो। जो पॉइंट अपील में नहीं गए क्या वो रिवाइज हो सकते हैं? यस। तो वो हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो समझ में आया, विच हैज नॉट बीन रेज्ड एंड डिसाइडेड इन एन अपील कैन बी रिवाइज्ड। अब सवाल आया कि कितने टाइम में रिवाइज हो सकते हैं, तो वो लिखा आगे, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के अंदर has not been raised and decided, referred to in clause A of subsection 2, ये जो ऊपर में subsection 2 देखा, ये the order has been subject matter of appeal। तो पॉइंट ये है कि जो यहां अपील में नहीं गया उसको हम रिवाइज कर सकते हैं बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर इन सच अपील और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 3 years referred to in clause B। clause B यानी ये 3 साल जो दिए हैं, ये 3 साल कहां से है? फ्रॉम द पासिंग ऑफ द ओरिजिनल डिसीजन और ऑर्डर, जो ओरिजिनल डिसीजन था वहां से 3 साल, तो वहां से 3 साल देखो, या फिर यहां लिखा है 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर इन सच अपील, ऑर्डर इन अपील से 1 साल, या फिर ओरिजिनल ऑर्डर से 3 साल, विच एवर इज लेटर। देखो मैं आपको लिख के समझाता हूं, ऐसे नहीं समझेगा। सो लेट्स सी, यहां पे ओरिजिनल ऑर्डर आया, एडजुडिकेशन ऑर्डर आया, ओरिजिनल फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। फिर यहां से हम 3 पॉइंट डिसाइड हुए थे, 3 पॉइंट में से 1 पॉइंट पे अपील हो गया, ठीक है। अब ये अपील चलता रहा, फिर अपील का डिसीजन आया, अपीलेट ऑर्डर ने अपना पॉइंट डिसाइड कर लिया। तो अब देखो 3 पॉइंट हुए थे, इसमें 1 पॉइंट डिसाइड हो गया, अपील में चले गया, डिसाइड हुआ। तो जो बाकी 2 पॉइंट बचे हुए हैं, विच हैव नॉट बीन कंसिडर्ड एंड नॉट डिसाइडेड इन अपील, तो बाकी 2 पॉइंट जो बच गए हैं, वो 2 पॉइंट को हम रिवीजन में ला सकते हैं। रिविजनल अथॉरिटी आर ए लिख देता हूं, तो 2 पॉइंट्स आर ए के पास आ सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर ये आर ए के पास आएंगे, हाँ, रिविजनल अथॉरिटी में आएंगे, तो इसका टाइम क्या रहेगा? व्हाट इज द टाइम विद इन विच द रिविजन कैन बी डन? तो ये जो ओरिजिनल ऑर्डर है यहां से 3 साल, या ये अपीलेट ऑर्डर जो आया यहां से 1 साल, विच एवर इज लेटर। ये ओरिजिनल ऑर्डर से 3 साल, और ये जो अपीलेट ऑर्डर आया जहां पे फिर वो डिसाइड नहीं हुआ, यहां से 1 साल, विच एवर इज लेटर, whichever is later। लिख लो इसको, फिर आ जाओ। फिर आगे लिखता है कि एवरी ऑर्डर पास इन रिवीजन शैल सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ 113 और 117 और 118 बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन दी पार्टीज। रिवीजन ऑर्डर फाइनल एंड बाइंडिंग रहेगा, बट सब्जेक्ट टू 113, 117 एंड 118 जो अपन बाद में देखेंगे। Then if the said decision or order involves an issue on which appellate tribunal or the high court has given its decision in some other proceedings, देखो फिर से पढ़ो, if the said decision or order involves an issue को ऑनलाइन करो, on which the appellate tribunal or the high court has given its decision in some other proceedings and an appeal to the high court or supreme court against such decision or the appellate tribunal or the high court is pending। ये जैसा अपन ने लास्ट लेक्चर में 107 में देखा था, सेम टू सेम है कि अगर वहां पे अपील हुआ और वो पेंडिंग है तो यहां पे अपन इस पे स्टे लगा देंगे।
रिवीजन में स्टे लगा देंगे और वहां जो टाइम लगेगा डिसाइड होने में वो यहाँ एक्सटेंशन देंगे। याद है? बस तो सेम टू सेम पॉइंट यहाँ पे भी है। The period spent between the date of decision of appellate tribunal and the date of decision of high court, tribunal high court में जाएगा तो वो जो टाइम लगेगा, और the date of the decision of high court and the date of supreme court, अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो ये जो टाइम उधर लग रहा है वो टाइम का यहां पे एक्सटेंशन देंगे। ऐसा है, सेम टू सेम है। shall be excluded in computing the period of limitation referred to in clause B, यानी 3 साल का जो लिमिटेशन है of subsection 2, where proceedings for revision has been initiated by way of issuance of notice under this section, तो उतना टाइम यहां से एक्सक्लूड करेंगे यानी इतना एक्सटेंशन देंगे। तो उसका डायग्राम हमने कल बनाया ही था लास्ट लेक्चर में, तो सेम यहां पे भी अप्लाई होगा। सिंपल है। फिर आगे चलो, उसमें लिखा है कि where the issuance of an order under subsection is stayed, अगर इस पे स्टे लगा हुआ है तो स्टे पीरियड को भी एक्सटेंड करते हैं हम, वो तो बहुत ही नॉर्मल चीज है। स्टे पीरियड shall be excluded in computing the limit of 3 years. And for the purpose of this section, the term record shall include all records relating to any proceeding under this act available at the time of examination by the revisional authority. And decision shall include intimation given by the officer lower in rank than the revisional authority. वो तो ठीक है, कोई खास काम की नहीं है। फिर चलते हैं सेक्शन 109 पे। अब यहां से पहले एक दो सेक्शन है जो सिर्फ ट्राइब्यूनल किस तरह से बनता है, किस तरह के ट्राइब्यूनल्स है, उसके मेंबर्स कैसे रहेंगे, वो दिया है। ये जनरल नॉलेज के लिए है, एक बार पढ़ के रखना है। और फिर अपन आएंगे सेक्शन पे अपील्स टू अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो मेन काम का सेक्शन है, तो वो अपन स्टडी करेंगे, उसको फिर याद रखना है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये पहले जनरल नॉलेज वाले देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अपीलेट ट्राइब्यूनल एंड बेंचेस देयरऑफ, तो उसमें लिखा है कि गवर्नमेंट शैल ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन constitute with effect from such date as may be specified therein an appellate tribunal known as, अब इसमें सिर्फ आपको नाम याद रखना है, क्या नाम रहेगा ट्राइब्यूनल का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये उसका नाम रहेगा। फॉर हियरिंग अपील्स अंडर अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय द अपीलेट अथॉरिटी और द रिविजनल अथॉरिटी, ये दोनों जो अपन ने देखे अभी, अपीलेट अथॉरिटी एंड रिविजनल अथॉरिटी, इन दोनों के जो ऑर्डर्स है वो फिर यहाँ पे अपीलेबल रहेंगे अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर। Then the powers shall be exercisable by the national bench and benches thereof, तो national bench एक रहेगा और उसी के अंदर फिर अलग अलग benches भी रहेंगे। benches है ना जिसपे दो दो जज बैठेंगे और डिसाइड करेंगे, तो उसको benches कहते हैं। और ये सब national bench के अंदर में ही आएंगे, ठीक है। hereinafter referred to as regional benches, तो main national bench जो है वो दिल्ली में बैठेगा और फिर उसके जो रीजनल बेंचेस है वो ऑल अक्रॉस द कंट्री अलग अलग जगह पे बैठेंगे और वहां के जो केसेस है उनको डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो नेशनल बेंच रहेगा, रीजनल बेंचेस रहेंगे, देन स्टेट बेंच भी रहेगा हर स्टेट में, एंड बेंचेस देयरऑफ, यानी उसके अंदर भी फिर एक, जैसे महाराष्ट्र बेंच हो गया, तो महाराष्ट्र बेंच का एक मेन बॉम्बे में बैठेगा और फिर उसके अंदर में बहुत सारे रीजनल जो एरियाज है छोटे छोटे जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो वहां पे बैठेंगे और डिसाइड करेंगे, कॉल्ड एज एरिया बेंचेस, तो उनको एरिया बेंच कहेंगे। द नेशनल बेंच ऑफ द ट्राइब्यूनल शैल बी सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, बराबर है, विच शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय द प्रेसिडेंट, वहां प्रेसिडेंट उसका जो है ट्राइब्यूनल का प्रेसिडेंट जो रहेगा वो उस पर बैठेगा, मेन बेंच, एंड शैल कंसिस्ट ऑफ 1 टेक्निकल मेंबर सेंटर एंड 1 टेक्निकल मेंबर स्टेट, तो ये टेक्निकल मेंबर्स कौन होते हैं और सेंटर स्टेट क्या लिखा है ये भी अपन आगे पढ़ेंगे। Then the government shall on recommendation of the council by notification constitute such number of regional benches as may be required, केस कितने अराइज हो रहे हैं उसके बेसिस पे अलग अलग जगह पे रीजनल बेंचेस अपॉइंट होंगे, and such regional benches shall consist of a judicial member, 1 technical member center and 1 technical member state, तो एक जुडिशियल मेंबर रहेगा और 2 टेक्निकल मेंबर रहेंगे, एक सेंटर वाला एक स्टेट वाला।
अभी जुडिशियल मेंबर क्या है, टेक्निकल मेंबर क्या है, वो बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको मैंने समझाया था, लेकिन एक बार फिर अपन और नीचे डिटेल में देखेंगे अगले सेक्शन के अंदर। मेंबर्स कैसे होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उनके क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं, उनके डिस्क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं, सब देखेंगे। The national bench or regional benches of the tribunal shall have jurisdiction to hear appeals against the orders passed by the appellate authority or the revisional authority in the cases where one of the issues involved relates to place of supply. तो ये जो है तुम्हारे the national bench and regional benches shall have jurisdiction to hear appeals against the orders passed by the appellate authority or the revisional authority. अब मेन पॉइंट अंडरलाइन करो, where one of the issues involved relates to place of supply. place of supply अगर इशू है तो वो नेशनल बेंच या रीजनल बेंच जो है वही डिसाइड कर सकता है, स्टेट बेंच नहीं कर सकता। ओके Then the government shall by notification specify for each state or union territory a bench of the tribunal, hereinafter called as the state bench, for exercising the powers of the tribunal within the concerned state or union territory. तो हर स्टेट या यूनियन टेरिटरी में एक स्टेट बेंच अपॉइंट होगा। That provided that the government shall, on receipt of a request from any state government, constitute such number of area benches as may be recommended by the council. अगर कोई स्टेट में बहुत सारे केसेस अराइज हो रहे हैं और अलग अलग एरिया के अंदर हो रहे हैं, बहुत बड़ा स्टेट है, तो फिर एरिया बेंच भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। फिर उसमें प्रोविजो में लिखा है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट द गवर्नमेंट में ऑन रिसीट ऑफ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम एनी स्टेट और ऑन इट्स ओन मोशन फॉर अ यूनियन टेरिटरी के डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है, इसलिए notify the appellate tribunal in a state to act as the appellate tribunal for any other state or union territory. यानी एक स्टेट का ट्राइब्यूनल को दूसरे स्टेट या यूनियन टेरिटरी की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। सो इंस्टेड ऑफ अपॉइंटिंग appellate ट्रिब्यूनल इन एवरी स्टेट, स्टेट बेंचेस अपॉइंट करने की जगह एक स्टेट का ऑलरेडी है तो दूसरे स्टेट का भी जिम्मेदारी उसको दिया जा सकता है। अगर छोटा सा स्टेट है, वहां कोई खास अपील नहीं है, तो उसका भी जिम्मेदारी इसको दे देंगे, एज मे बी रिकमेंडेड बाय द काउंसिल, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, सब्जेक्ट टू सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब। वो तो ठीक है। Then the state bench or area benches shall have jurisdiction to hear appeals against the order passed by the appellate authority or the revisional authority in the cases involving matters other than those referred to in subsection 5. तो subsection 5 में क्या था, नेशनल बेंच। तो नेशनल बेंच का jurisdiction किसके ऊपर है, प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर है। प्लेस को लेके कोई मैटर है तो वो नेशनल बेंच उसको डिसाइड करेगा या रीजनल बेंचेस करेंगे, और बाकी सब मैटर्स जो है वो स्टेट बेंच करेंगे। आए समझ में? बाकी सारे मैटर जितने भी अपील से वो सब स्टेट बेंच या एरिया बेंच हैंडल करेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई को छोड़ के। और प्लेस ऑफ सप्लाई कौन हैंडल करेगा, रीजनल बेंचेस या नेशनल बेंच। देन द प्रेसिडेंट एंड द स्टेट प्रेसिडेंट, स्टेट बेंच की जो प्रेसिडेंट्स रहेंगे, shall by general or special order distribute the business or transfer cases among regional benches or as the case may be area benches in a state. सिंपल है, वो आपस में डिसाइड करेंगे किस कौन से पावर तुम करोगे, कौन से पावर्स हम एक्सरसाइज करेंगे। Distribute the business. Then each state bench and area benches of the tribunal shall consist of a judicial member, one technical member center and one technical member state. And the state government may designate the senior most judicial member in a state as the state president. तो स्टेट प्रेसिडेंट कौन रहेगा, सीनियर मोस्ट जुडिशियल मेंबर, अंडरलाइन कर लो, नॉट टेक्निकल मेंबर। टेक्निकल मेंबर प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, सिर्फ जुडिशियल मेंबर जो है वही प्रेसिडेंट बन सकता है। And in the absence of a member in any bench due to vacancy or otherwise, any appeal may, with the approval of the president as the case may be, the state president, be heard by a bench of 2 members. Normally तो 3 members रहेंगे देखो, लेकिन 3 में से एक आध अगर एब्सेंट है या वेकेंसी क्रिएट हो गया है, वो मर गया वगैरह, तो कोई बात नहीं, -1 करके 2 लोग जो है वो काम कर सकते हैं।
provided that any appeal where the tax or input tax credit involved, or the difference in tax or the input tax credit involved, or the amount of fine, fee, penalty, determine any in any order appealed against does not exceed 5 lakh rupees and which does not involve any question of law, उसमें कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ भी इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर अपील है, with the approval of the president and subject to such conditions as may be prescribed on the recommendations of the council, be heard by a bench consisting of a single member. इसको सिंगल मेंबर बेंच कहते हैं, बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में. तो सिंगल मेंबर बेंच भी बनाया जा सकता है where the amount involved does not exceed 5 lakh rupees. या तो टैक्स या आईटीसी या फाइन या फी या पेनल्टी जो भी है वो 5 लाख रुपए से कम है या इक्वल है, तो फिर सिंगल मेंबर बेंच भी अपॉइंट हो सकता है, वो उसको हैंडल करेगा, डिसाइड करेगा. फिर सबसेक्शन 11 क्या कहता है कि इफ द मेंबर्स ऑफ द नेशनल बेंच, रीजनल बेंच, स्टेट बेंच और एरिया बेंच अलग अलग हो गए, differ in opinion on any point or points, it shall be decided according to opinion of majority. Majority view will prevail. एक बेंच पे जैसे 3 मेंबर्स है, 2 लोगों ने हाँ बोला, एक ने ना बोला, तो जो 2 लोगों ने हाँ बोला है वो प्रिवेल करेगा. दैट विल बी कॉल्ड एज द डिसीजन ऑफ द बेंच. लेकिन कभी कभी 2 ही मेंबर अगर है बेंच पे या 4 मेंबर है और 2 ने हाँ बोला 2 ने ना बोला, तो फिर क्या होगा. तो देखो, if there is majority but if the members are equally divided, normally 2 लोगों में होता है, अगर 2 member bench है और divided है तो फिर क्या होगा. They shall state the point or points on which they differ and the case shall be referred by the president or as the case may be the state president for hearing on such point or points to one or more of the other members of the national bench, regional bench, state bench और area bench. यानी जो भी बेंच पे डाउट है तो वही उसका ही दूसरा बेंच जो है उसमें और एक आध मेंबर होगा तो उसको भी पॉइंट रिफर किया जाएगा. And such point or point shall be decided according to opinion of the majority of the members who have heard the case, including those who first heard it. जैसे 2 लोगों का एक बेंच है उसमें डाउट आ गया है, एक हाँ एक ना बोल रहा है, तो उसी जैसे रीजनल बेंच है तो रीजनल बेंच का ही और एक मेंबर को अपॉइंट किया जाएगा कि तुम भी जाके देखो उसको सुनो और तुम भी डिसाइड करो वो पॉइंट, सिर्फ वो पॉइंट. तो वो पॉइंट पे फिर 3 लोग हो जाएंगे, फिर उसमें मेजॉरिटी आ जाएगी 2:1, दैट विल प्रिवेल. सिंपल पॉइंट है. Then the government in consultation with the president, 12 कहता है government in consultation with president may for the administrative convenience transfer any judicial member or a member technical state from one bench to another bench, whether regional or national, or any member technical center from one bench to another bench, whether national, regional, state और area. यानी सेंटर वाले को तो चारों में ट्रांसफर किया जा सकता है कहीं पर भी. सिंपल, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट्स एक बार पढ़ के रख देना है, इसमें कोई क्वेश्चन आने की चांस नहीं है. Then the state government in consultation with the state president may for the administrative convenience transfer a judicial member or a technical member state from one bench to another bench within the state. इसलिए यहाँ पे वो within the state का पॉइंट नहीं था, वो यहाँ पे कवर्ड है, तो within the state जो है वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा ना, इसलिए. Then no act or proceedings of the appellate tribunal shall be questioned or shall be invalid merely on the ground of existence of any vacancy or defect in the constitution of the tribunal. ट्राइब्यूनल ने केस सुना, डिसीजन दे दिया, फिर असेसी ने केस लड़ा आगे कि ट्राइब्यूनल वाज नॉट प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड, उसका कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर नहीं था इसलिए डिसीजन को रिजेक्ट किया जाए, तो वो क्वेश्चन नहीं हो सकता, ऐसे क्वेश्चन अलाउड नहीं है. इवन इफ देयर वाज वैकेंसी और देयर वाज डिफेक्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफेक्ट था, जैसे स्टेट मेंबर नहीं था मान लो या सेंटर मेंबर नहीं था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अब देखो ये मेंबर्स अपॉइंट कैसे होते हैं, तो वो देखते हैं हम.
जुडिशियल मेंबर कौन होता है, टेक्निकल मेंबर कौन होता है, स्टेट का कौन, सेंटर का कौन, वो अब समझ में आएंगे आपको। तो देखो उसके क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन सब देखते हैं। अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज, यानी ये सब क्या है, डिस्क्वालिफिकेशंस। शैल नॉट बी क्वालिफाइड यानी डिस्क्वालिफाइड as president unless he has been a judge of the Supreme Court or is or has been the Chief Justice of a High Court or is or has been a judge of High Court for a period of not less than 5 years। यानी हाई कोर्ट का जज 5 साल तक है तो वो प्रेसिडेंट बन सकता है, या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है तो, या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज बन सकता है। देन जुडिशियल मेंबर जो होते हैं वो कौन होते हैं, देखो तो सब नेगेटिव लैंग्वेज है, शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज जुडिशियल मेंबर अनलेस ही, यानी ये जो है तीन, ये क्वालिफिकेशंस, ये तीन केस में वो अपॉइंट हो सकता है वरना नहीं हो सकता। हैज बीन अ जज ऑफ द हाई कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट है, कितने भी साल, 1 साल 2 साल भी चलेगा। या फिर इज और हैज बीन अ डिस्ट्रिक्ट जज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, है तो डिस्ट्रिक्ट जज लेकिन वो क्वालिफाइड है टू बी अपॉइंटेड एज हाई कोर्ट जज। और is or has been a member of Indian Legal Service, ILS जो है Indian Legal Service, and has held the post not less than additional secretary for 3 years। अब इसको एक्सप्लेन में कुछ नहीं कर सकते, these are posts, तो ये पोस्ट पे होना चाहिए। Then a technical member center unless he is or has been a member of Indian Revenue Service Group A and has completed at least 15 years of service in Group A, IRS officer होना चाहिए Indian Revenue Service का। Then technical member state unless he is or has been an officer of the state government not below the rank of additional commissioner of value added tax, VAT के जो commissioners होते थे, so additional commissioner of VAT, or the state goods and service tax or such rank as may be notified by the concerned state government on the recommendations of the council, with at least 3 years of experience in the administration of an existing law or the state goods and service tax or in the field of finance and taxation। हाँ बुलिया लिखा। Then second, the president and the judicial members of the national bench and the regional benches shall be appointed by the government after consultation with the Chief Justice of India or his nominee। प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हिज नॉमिनी, नॉमिनी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, provided that in the event of occurrence of any vacancy in the office of the president by reason of his death, resignation or otherwise, the senior most member of the national bench shall act as the president until the date on which a new president appointed in accordance with the provisions of the act to fill the vacancy enters upon his office। जब तक नया अपॉइंटी नहीं आता तब तक सीनियर मोस्ट मेंबर जो है वो एक्ट करेगा एज प्रेसिडेंट। तो ये तो हो गया वेकेंसी के केस में, डेथ या रेजिग्नेशन। और अगर टेम्पररी कहीं घूमने गया है, कहीं कुछ करने गया है, 10 दिन की छुट्टी पे है प्रेसिडेंट, तो तब क्या होगा, ये इलनेस है, तो फिर जो सीनियर मोस्ट मेंबर है वो फिल करेगा द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट till the time the president comes back and resumes his office। वो भी लिखा है, बहुत सिंपल है। Then the technical member center and technical member state of the national bench and the regional benches shall be appointed by the government on the recommendations of the selection committee consisting of such persons and in such manner as may be prescribed। एक सिलेक्शन कमिटी होगी जो इनको अपॉइंट करेगी, टेक्निकल मेंबर्स को। Then the judicial member of the state bench or the area benches shall be appointed by state government after consultation with Chief Justice of the High Court of the state। Then technical members center of the state bench, देखो सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव है लेकिन है स्टेट बेंच के ऊपर, और एरिया बेंच shall be appointed by central government and technical members state of the state bench or area benches shall be appointed by state government in such manner as may be prescribed। तो टेक्निकल मेंबर स्टेट जो है ऑफ स्टेट बेंच या एरिया बेंच वो उनके हाथ में है, तो उसको कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। और जुडिशियल मेंबर स्टेट को भी कौन अपॉइंट करेगा,
स्टेट गवर्नमेंट्स अपॉइंट करेंगे। और ये सब कोई काम के नहीं है। देन नो अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी इनवैलिड merely ऑन द रीजन ऑफ वेकेंसी और डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी। Then before appointing any person as a president or member of the tribunal, the government, or as the case may be the state government, shall satisfy itself that such person does not have any financial or other interest which are likely to prejudicially affect his functioning as the president or member. उसके कॉर्पोरेट एंटिटीज में बहुत सारे शेयर होल्डिंग्स और ये सब है, और उसको अपॉइंट करेंगे यहाँ, फिर वही कंपनी के केस अगर इनके सामने लगेंगे तो वो तो इंटरेस्टेड पार्टी हो जाएगा ना, तो वो सब चीज़ों को देखा जाता है। फिर उनकी सैलरी अलाउंसेस वगैरह जो है वो डिसाइड होंगे, वो भी सिंपल है, उसमें कुछ पढ़ने का नहीं है। देन प्रेसिडेंट of the tribunal shall hold office for a term of 3 years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of 70। याद रखो प्रेसिडेंट का एक बार में टर्म कितना रहेगा, 3 साल, उसको रिन्यू कर सकते हैं, लेकिन 70 साल की उम्र का हो गया तो फिर उसको जाना पड़ेगा रिटायर। whichever is earlier and shall be eligible for reappointment। देखो 3 साल में रीअपॉइंटमेंट मिलेगा उसको, लेकिन कब तक मिलेगा, जब तक वो 70 का नहीं हो जाता। 70 हो गया है फिर आउट। देन जुडिशियल मेंबर ऑफ द ट्राइब्यूनल एंड द स्टेट प्रेसिडेंट और जुडिशियल मेंबर्स बाकी जो है shall hold office for a term of 3 years from the date on which he enters upon his office or until the age of 65 years whichever is earlier and shall be eligible for reappointment। तो इनका मैक्सिमम एज है 65। जुडिशियल मेंबर्स हो गए या फिर स्टेट प्रेसिडेंट, तो जुडिशियल मेंबर सारे सेंट्रल के स्टेट के सब 65। फिर जो टेक्निकल मेंबर्स है सेंटर के और टेक्निकल मेंबर स्टेट के हैं ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years एट अ टाइम। उनको 5-5 साल का अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, और कहां तक, 65 years तक। यानी क्यों इतना कॉम्प्लिकेशन करना, सब में एक सा लिख देने का ना, प्रेसिडेंट ये हो गया वो हो गया, सब लोग 67 या 70 years तक रहेंगे, खत्म। नहीं, ये 65 वो 70, ये 3 साल वो 5 साल, अरे क्या लगा के रखा है बेकार का, दिमाग खराब। खैर आगे अपने को पढ़ के एग्जाम पास करना है। Then president, state president or member may by notice in writing under his hand address to the government or as the case may be the state government resign from his office। वो resign भी कर सकता है, अरे वाह। Provided that the president, state president or member shall continue to hold office until the expiry of 3 months from the date of receipt of such notice by the government or as the case may be the state government or until a person duly appointed as a successor enters upon his office or until the expiry of his term whichever is earliest। 3 चीजों को देखा जाएगा, वहां तक उसको रुकना है। नॉर्मली 3 महीने रुकना है, क्योंकि गवर्नमेंट को टाइम चाहिए ना उसकी जगह रिप्लेसमेंट भेजने का, तो 3 महीने उसको रुकना है। या फिर जब रिप्लेसमेंट उसका आ जाएगा सक्सेसर तो आ जाएगा, तो इसको ऑफिस हैंड ओवर करके चले जाना है। अगर 3 महीने में गवर्नमेंट ने नया अपॉइंटमेंट नहीं किया किसी का, तो फिर ये जा सकता है 3 महीने के बाद। या फिर उसका जो नॉर्मल टर्म ऑफ ऑफिस खत्म होने वाला है, वो 3 साल या 5 साल का जो नॉर्मल टर्म है वो खत्म होने वाला अगर उसके अंदर, तो वो भी एक डेट को हम कंसिडर करेंगे। तो इससे देखेंगे विच एवर इज अर्लीस्ट। रेजिग्नेशन जिस दिन तुमने सबमिट कर दिया उसके 3 महीने, लेकिन तुम्हारा टर्म ही 1 महीने में एक्सपायर होने वाला था, तो फिर ये 3 महीने नहीं मिलेगा, फिर 1 महीना ही मिलेगा। तो अगर तुम्हारा टर्म अभी बैलेंस ज्यादा है तो 3 महीने, अगर तुम्हारा बैलेंस टर्म ही 1 महीने का है तो फिर 1 महीना, या जब नया सक्सेसर आ जाता है तब तक। ठीक है, फिर आगे लिखता है द सेंट्रल गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन केस ऑफ प्रेसिडेंट या जुडिशियल मेंबर्स एंड टेक्निकल मेंबर्स ऑफ द नेशनल ट्राइब्यूनल, रीजनल बेंचेस और टेक्निकल मेंबर्स सेंटर ऑफ द स्टेट बेंच और एरिया बेंच and the state government may after consultation with chief justice of high court in case of state president, judicial members of state, then technical members state of the state bench or area bench may remove from the office such president or member। remove करने का पावर भी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किस किस को रिमूव करेगा, जो उसके ऑफिसर्स, उसके ऑफिसर्स कौन कौन होते हैं, प्रेसिडेंट, जुडिशियल मेंबर्स ऑफ सेंटर, देन टेक्निकल मेंबर्स कौन से, ऑफ नेशनल बेंच, रीजनल बेंच और टेक्निकल मेंबर्स सेंटर ऑफ द स्टेट बेंच और एरिया बेंच, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स। और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स कौन है, स्टेट प्रेसिडेंट,
जुडिशियल मेंबर्स ऑफ द स्टेट, टेक्निकल मेंबर स्टेट, जो टेक्निकल मेंबर स्टेट जो स्टेट गवर्नमेंट पे है, इन स्टेट बेंचेस पे या एरिया बेंचेस पे है, तो उनको रिमूव करने का पावर है। हु हैज बीन एडजस्ड एज एन इंसॉल्वेंट, किसको रिमूव करेंगे? देखो, जिसका इंसॉल्वेंसी आ गया है, और हैज बीन कॉन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस विच इन द ओपिनियन ऑफ द गवर्नमेंट इन्वॉल्व्स मॉरल टर्पिट्यूड, यानी इमोरल क्राइम में पकड़ा गया, मर्डर, रेप, ये वो, दाऊरी वाउरी सब में पकड़ा गया, अंदर कर दो उसको, यानी कि निकाल दो। और हैज बिकम फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल ऑफ एक्टिंग एज सच प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट और मेंबर, इनकेपेबल हो गया है, उसको लकवा लग गया है, पैरालिसिस हो गया है। नाउ कैन ही एक्ट एज अ प्रेसिडेंट और एज अ वाइस प्रेसिडेंट और एज अ मेंबर? नो, तो उसको रिमूव करो। मेंटली या फिजिकली, दोनों का वर्ड है, पागल भी हो गया है या फिजिकली हैंडीकैप वगैरह, इनकेपेबल। और हैज एक्वायर्ड सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट, उसने कंपनी के शेयर होल्डिंग्स वगैरह कर लिए है, जिसकी वजह से उसका रहना जायज नहीं है अब, क्योंकि वही कंपनी के केसेस चलने वाले हैं। और हैज सो अब्यूज्ड हिज पोजीशन, यानी क्या बोलते हैं उसको, घूस खाए उसने, करप्शन, करप्शन इज एन एग्जांपल ऑफ अब्यूज ऑफ पावर। So abuse his position as to render his continuance in office prejudicial to public interest, corruption में पकड़ा गया है। Provided that the president, state president or member shall not be removed on any grounds specified in D or E, D and E, unless he has been informed of the charges against him and has been given opportunity of being heard. तो D और E ने उसका केस लगा है ना, कि भैया तुमने, तुम्हारे पास फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तुम क्यों तुमको रिमूव ना करे, तुम्हारे पास रिलायंस के 10% शेयर्स है और रिलायंस का केस है सामने, क्यों तुमको रिमूव ना कर दे, या करप्शन का केस है, तो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। बाकी तीन तो क्या है कि ऑलरेडी द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज ऑलरेडी देयर, तो उसको रिमूव कर देंगे। लेकिन ये दो इल्जाम है ना, ये तीन क्या है, हैंडीकैप हो गया है तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट है, और कॉन्विक्टेड यानी कोर्ट ऑर्डर आ गया है, इंसॉल्वेंट यानी ऑर्डर आ चुका है, तो ये दो कोर्ट ऑर्डर तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो उसको धड़ाके से रिमूव कर देंगे। ये क्या है, डॉक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर रिमूव करेंगे। लेकिन ये दो तो अभी इल्जाम है ना, इल्जाम है कि तुमने फाइनेंशियल शेयर्स खरीदे हैं, तो हमें लगता है कि ये प्रीजुडिशियली अफेक्ट करेगा तुम्हारा रहना, तो वो कहेंगे, आके प्रूफ करेंगे भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, प्रूफ करने दो उसको, तो प्रूफ करने का चांस मिलेगा डी और ई केस में। Then without prejudice to the provisions of 13, the president or a judicial or technical member of the national bench or so and so, so and so, so and so, वो सब पढ़ लेना, shall not be removed from their office except by an order made by the central government on the ground of proved misbehavior or incapacity after an inquiry made by judge of Supreme Court nominated by the Chief Justice of India on a reference made to him by the central government and of which the president or the said member had been given an opportunity of being heard. यानी देखो, इन्वेस्टिगेशन भी करना पड़ेगा, और इन्वेस्टिगेशन भी कौन करेगा, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सिमिलरली जो स्टेट में है, जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर ऑफ द स्टेट बेंच और द एरिया बेंच शैल नॉट बी रिमूव्ड from their office except by an order made by the state government on the ground of proved misbehavior, ये misbehavior वाले केस में है, और incapacity after an inquiry made by judge of the high court, स्टेट वालों में हाई कोर्ट इंक्वायरी करेगा, हाई कोर्ट जज nominated by the chief justice of the concerned high court. Then the central government with the concurrence of the chief justice of India may suspend from office, suspension का भी power है, the president or the judicial or technical member of the national bench, regional bench, so and so, so and so, so and so, सस्पेंड भी कर सकते हैं। सस्पेंड कब करेंगे, जब ये इंक्वायरी चालू है ना, मिसबिहेवियर की इंक्वायरी जब चालू है, तब उसके बीच में उसको सस्पेंड कर देंगे। तो ऐसा है। फिर 16 भी वही है, विद द कॉन्करेंस ऑफ चीफ जस्टिस में सस्पेंड, स्टेट वालों को सस्पेंड किया जाएगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी अंडर सेक्शन सबसेक्शन 14। तो ऐसा ऐसा है, ये सब रहता है। देन लास्ट में लिखा है, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 220 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
the president, state president, or the members on ceasing to hold their office shall not be eligible to appear, act, or plead before the national bench, or the regional bench, or the state bench, and the area benches thereof, where he was a president, or as the case may be a member. तो प्रेसिडेंट मेंबरशिप से रिटायरमेंट के बाद इनका जब रिटायरमेंट हो जाएगा तब वो एज अ लॉयर एक्ट नहीं कर सकते, एज अ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट नहीं कर सकते उसी बेंच के सामने जहां पे वो थे. फिर प्रोसीजर बिफोर ट्राइब्यूनल देखते हैं 111. ट्राइब्यूनल का प्रोसीजर क्या होता है, वर्किंग प्रोसीजर क्या है वो दिया है, ये भी एक बार पढ़ के छोड़ना है. The appellate tribunal shall not, while disposing of any proceedings before it or appeal before it, be bound by procedure laid down in Code of Civil Procedure. Shall not लिखा है, shall not be bound by the procedure of Civil Procedure 1908. उससे bound नहीं है. But shall be guided by principles of natural justice and subject to other provisions of this Act and the rules made thereunder. The appellate tribunal shall have power to regulate its own procedure. So they are not bound by the Code of Civil Procedure. They will make their own procedure. Then the appellate tribunal shall, for the purpose of discharging its functions under this Act, have the same powers as are vested in civil court under the Code of Civil Procedure while trying a suit in respect of following matters. ये सारे powers उसके पास है जो वैसे कोर्ट के पास होते हैं वो इनके पास भी है. क्या? Summoning and enforcing the attendance, समन्स इशू करना, लोगों को बुलाना और फिर उनको एग्जामिन करना, शपथ दिला के जो कुछ कहूंगा, सच के सिवा सब कुछ कहूंगा, सॉरी कुछ नहीं कहूंगा. Then requiring discovery and production of documents, documents निकाल के लाऊं. Evidence and affidavits, on affidavit, receiving evidence on affidavits. Then subject to provisions of 123 and 124 of the Indian Evidence Act, requisitioning any public record or document or a copy of such record or document from any office, public government records को बुला सकते हैं. Then issuing commissions for examination of witnesses or documents, commission of inquiry set करके भेजना कि जाओ देख कर आओ डॉक्यूमेंट को या लोगों का शपथ दिला के एग्जामिन करके आओ. Then dismissing a representation for default or deciding it ex parte, dismissing a representation या फिर डिसाइडिंग इट एक्स पार्टी, यानी एक पार्टी नहीं आ रही है समझ लो सामने तो उसको छोड़ के एक्स पार्टी डिसीजन दे सकते हैं, यानी विदाउट हियरिंग दी अदर पार्टी, ऐसा उसका मतलब है. देन सेटिंग असाइड एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल और रिप्रेजेंटेशन फॉर डिफॉल्ट एंड ऑर्डर एक्स पार्टी एंड एनी अदर मैटर व्हिच मे बी प्रिस्क्राइब्ड. तो ऐसा है, इसको एक बार पढ़ने का, नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा मेरे हिसाब से, छोड़ दोगे तो ठीक है. हाँ तो अब आ जाओ, ये तीनों सेक्शन जो देखे ना आपने देखा होगा कि मैंने भी ऊपर ऊपर से आपको पढ़ा दिए और उसको बस ऊपर ऊपर से एक बार पढ़ के रखना है. अब आता है मेन सेक्शन. अब यहां से वापस आ जाओ, कॉन्सेंट्रेट करो. ओके देखो, अपील्स टू अपीलेट ट्रिब्यूनल. अब आता है मेन पॉइंट. तो हमने देखा दो अभी तक अपील देखे, एक अपीलेट अथॉरिटी देखा और फिर एक देखा रिविजनरी पावर, रिविजनल अथॉरिटी, ठीक है, जो खुद रिवाइज कर देते हैं. अब उनके जो ऑर्डर्स है वो अगले स्टेज पे आते हैं अपील में, दैट इज बिफोर दिस ट्राइब्यूनल, जिसको अभी आप ब्रीफ में समझ चुके हैं कि सेंट्रल में ट्राइब्यूनल है, स्टेट लेवल पे भी है, और सेंट्रल लेवल पे है तो उसको नेशनल ट्राइब्यूनल कहेंगे. उसके रीजनल बेंचेस भी हो सकते हैं अक्रॉस इंडिया, और स्टेट, हर एक स्टेट में अपना अपना एक स्टेट बेंच होगा और उसके अंदर में एरिया बेंचेस भी हो सकते हैं. ठीक है, इतना अपने काम का है बस. नाउ सी, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर अगेंस्ट हिम, एग्रीव्ड यानी जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर आया है, कौन सा, अंडर सेक्शन 107 यानी कि अपीलेट अथॉरिटी, या फिर 108 यानी रिविजनल अथॉरिटी. तो अपीलेट अथॉरिटी या रिविजनल अथॉरिटी का ऑर्डर तुम्हारे अगेंस्ट गया है तो तुम अपील करो. ऑफ दिस एक्ट और द स्टेट एक्ट or the UT Act, may appeal to the appellate tribunal against such order within 3 months
from the date on which the order sought to be appealed against is communicated to the person preferring the appeal. 3 महीने का टाइम है, सिंपल, ठीक है. Then the appellate tribunal may in its discretion, अब यहां देखो एक डिस्क्रिशनरी पावर है. डिस्क्रिशन यानी कि चॉइस, ले सकता है, एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट कर दे, तुम्हारा अपील एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट कर दे, ऐसा एक डिस्क्रिशन है ट्राइब्यूनल के पास. चिल्लर मामले में, बहुत ही छोटा मामला है, तुम बेकार का लड़ाई कर रहे और क्या है कि बेकार टाइम वेस्ट करोगे, ट्राइब्यूनल का खर्चा, तुम्हारा खर्चा, डिपार्टमेंट का खर्चा, लॉयर को फीस दो, फलाना फलाना, और अमाउंट कितना इन्वॉल्व है, 50,000 रुपए से कम या 50,000, 50,000 या उससे कम का अमाउंट. जाओ ना यार, भर दो ना यार, काई को परेशान कर रहे. तो ट्राइब्यूनल में रिजेक्ट योर केस. तो देखो उसको दिया, ट्राइब्यूनल में इन इट्स डिस्क्रिशन refuse to admit any such appeal where the tax or input tax credit involved or the difference in tax or input tax credit involved, यानी जितना हमने भरा था और जितना वो ऑर्डर में आया भरने का है, तो वो जो डिफरेंस, or the amount of fine, fee, penalty determined by such order does not exceed 50,000 rupees. यानी in short your liability to pay is less than 50,000. जो तुम्हारा लाइबिलिटी अराइज हुआ है, टैक्स वगैरह सब मिला के, वो 50,000 रुपए से कम है अगर, या इक्वल भी है, तो डिस्क्रिशन है, ट्राइब्यूनल एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट कर दे. फिर उसके बाद लिखा है पॉइंट नंबर 3, ये फिर से वो डिपार्टमेंट वाला केस, कमिश्नर खुद से बुला करके फिर अपील करेंगे, तो ये डिपार्टमेंटल अपील. तो डिपार्टमेंटल अपील में क्या बोलता है, द कमिश्नर में ऑफ हिज ओन मोशन. तो पहला अपील कौन सा था, असेसी अपील. ये क्या है, डिपार्टमेंटल अपील. तो कमिश्नर में ऑफ हिज ओन मोशन और अपॉन रिक्वेस्ट फ्रॉम द कमिश्नर ऑफ स्टेट या यूनियन टेरिटरी call for and examine the record of any order passed by the appellate authority or revisional authority under this act or the State Goods and Service Tax Act or the Union Territory Act for the purpose of satisfying himself as to the legality or the propriety of the said order, and may by order direct any officer subordinate to him to apply to appellate tribunal within 6 months from the date on which the said order has been passed, but for the determination of such points arising out of the said order as may be specified by the commissioner in his order. बिल्कुल सेम टू सेम वहां था अपीलेट अथॉरिटी के केस में, सेम यहां पर भी कि कमिश्नर जो है वो अपील फाइल करवा सकता है, तो इसको डिपार्टमेंटल अपील कहेंगे. तो एक असेसी अपील होता है, एक डिपार्टमेंटल अपील होता है. अगर वो एग्रीव्ड है तो वो अपील में जाएंगे, असेसी एग्रीव्ड है तो वो अपील में जाता है. Then, where in pursuance of an order under subsection 3, the authorized officer makes an application to the tribunal. ये ट्राइब्यूनल में जब जाएगा तो उसको भी अपन अपील मानेंगे. ये वहां पे भी देखा था, यहाँ पे भी सेम है. It will also be deemed to be appeal. तो वहां लिखा है shall be dealt with by the tribunal as if it were an appeal made against the order under subsection 11 of 107 यानी appellate authority या 108(1) यानी revisional authority. And the provisions of this act shall apply to such application as they apply in relation to appeals. यानी इस एप्लीकेशन को भी अपन अपील मानेंगे. Then on receipt of notice that an appeal has been preferred. अब ये important point है नंबर 5, इसको हम कहते हैं मोको, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन. क्या कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन. बड़ा इंटरेस्टिंग है. इसमें क्या है कि तुम अपील करोगे तो डिपार्टमेंट रिस्पोंडेंट बनेगा, डिपार्टमेंट अपील करेगा, जैसे ऊपर देखा सबसेक्शन 3 में, तो तुम रिस्पोंडेंट बनोगे. तो जो भी रिस्पोंडेंट होता है उसको एक राइट है टू फाइल अ मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन. यानी अदर पार्टी अपील में गया, दूसरा पार्टी अपील में गया, तो तुमको एक नोटिस मिलेगा कि ऑर्डर के अगेंस्ट अपील हो गया है, तुम भी आओ, तुम्हारा रिप्लाई फाइल करो. ऐसे नोटिस आएगा, अपने को बुलाए जाएंगे ना कि भाई ऑर्डर के अगेंस्ट अपील आ गया है, तुम भी आ जाओ. तो हम जब जाएंगे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं
कि ये मोको फाइल कर सकते हैं, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। और इसमें क्या होता है देखो मैं आपको समझाता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोको, ये पहले आप समझ लो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। जैसे ये अपेलेट अथॉरिटी था, इसका ऑर्डर आया, इसके ऑर्डर में क्या है, स्प्लिट ऑर्डर है, 3 पॉइंट्स है इन फेवर ऑफ द असेसी। लेकिन असेसी वर्ड यहाँ यूज नहीं होता जीएसटी के अंदर, लेकिन आपको समझने के लिए, बिकॉज यू अंडरस्टैंड असेसी वर्ड, तो असेसी का मतलब आप और मैं, यानी कि सप्लायर, पर्सन यू कैन से। और 2 पॉइंट डिसाइड हुए हैं इन फेवर ऑफ द रेवेन्यू, यानी डिपार्टमेंट, यानी गवर्नमेंट। तो अब होगा क्या कि 3 पॉइंट फेवर ऑफ असेसी है, तो यहां पे डिपार्टमेंट एग्रीव्ड है। हु इज एग्रीव्ड? डिपार्टमेंट इज एग्रीव्ड, द कमिश्नर इज एग्रीव्ड। और 2 पॉइंट रेवेन्यू के फेवर में है, तो यहां असेसी इज एग्रीव्ड, है ना। फेवर और एग्रीव जैसे अपोजिट हो जाता है ना, जहां असेसी फेवर में है तो डिपार्टमेंट एग्रीव हो गया, और जो पॉइंट रेवेन्यू के फेवर में गए, यानी डिपार्टमेंट के फेवर में गए, तो वहां असेसी एग्रीव हो गया। तो अब क्या होगा कि कहने का मतलब है कि 3 पॉइंट पे असेसी खुश है और 2 पॉइंट पे दुखी है, 2 पॉइंट पे डिपार्टमेंट खुश है और ये 3 पॉइंट पे डिपार्टमेंट दुखी है। अब अपील में कौन जाता है? जो दुखी होता है, यानी यहां दोनों दुखी है तो दोनों अपील में जा सकते, कहने का मतलब ऐसा, दोनों दुखी है तो दोनों अपील में जाएंगे। लेकिन कोई एक पहले अपील में जाएगा, तो जिसने भी पहले अपील फाइल कर दी, मान लो कि डिपार्टमेंट ने अपील फाइल कर दी, तो फिर असेसी क्या करेगा कि उसको एक राइट मिलता है टू फाइल मोको, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। असेसी कहता है, वैसे भी देखो कहानी पूरी सुनो, असेसी कहता है 2 पॉइंट मेरे अगेंस्ट में गए, चल ठीक है ना यार, हटा, कौन आगे अपील करेगा, कौन पैसे बर्बाद करेगा, डोंट। तो ये तो वैसे बेचारा नहीं जाने वाला था, असेसी ने छोड़ दिया था कि इसके चलो 3 पॉइंट अपने फेवर में आ गए, वी आर हैप्पी एंड दैट्स इट। लेकिन डिपार्टमेंट एग्रीव्ड है, तो डिपार्टमेंट अपील में चले गया। सो व्हेन डिपार्टमेंट गोज इनटू अपील टू ट्राइब्यूनल, तो ये बंदे को तो आना ही आना है ना डिफेंड करने खुद को। अब आना ही है तो हमारे जो 2 पॉइंट है उसको लेकर क्यों ना आए, समझ आता है। जब आना है 3 पॉइंट को डिफेंड करने आना है, 3 पॉइंट को डिफेंड करने आना है, तो 2 पॉइंट को अपील में भी लेके आ जाते। तो ये जो असेसी है ये फिर फाइल करेगा मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन, और इस मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन में वो ये 2 पॉइंट जो थे उसको भी लेकर के आ जाएगा कि भैया मैं इस पे एग्रीव्ड हूं, इसको भी डिसाइड किया जाए। तो फिर ट्राइब्यूनल 5 पॉइंट को डिसाइड करेगा, 3 पॉइंट जो अपील में आए हैं, ये वाले 3 पॉइंट जो अपील में आए, और ये 2 पॉइंट जो मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन में उठाए गए हैं, इन 5 पॉइंट्स को डिसाइड किया जाएगा as if all the 5 points are in appeal। समझ में आए? तो इसको कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। और उससे क्या हो सकता है, जो पॉइंट ये अपेलांट अपील में लेके नहीं आया था, अपेलांट ऑब्वियसली 3 पॉइंट पे अपील करेगा, तो जो बाकी 2 पॉइंट है वो डिफेंडेंट ला सकता है अपील के अंदर बाय फाइलिंग अ मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। है समझे? तो वो देखो वहां दिया है सबसेक्शन 5 में कि ऑन रिसीट ऑफ नोटिस दैट एन अपील हैज बीन प्रिफर्ड अंडर दिस सेक्शन, द पार्टी अगेंस्ट whom the appeal has been preferred, यानी कि रिस्पोंडेंट, डिफेंडेंट, may, notwithstanding that he may not have appealed against such order। देखो notwithstanding that he may not have appealed against, हो सकता है उसने अपील, उसको अपील करने का कोई वो नहीं था, शौक, वो नहीं करने वाला था। notwithstanding that, within 45 days, file within 45 days of the notice, receipt of notice, a memorandum of cross objection, शॉर्ट में मोको, वेरीफाइड इन प्रिस्क्राइब मैनर, सिग्नेचर उस पर भी वही रहेगा, डिजिटल सिग्नेचर, अगेंस्ट एनी पार्ट ऑफ द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट। यानी ये एनी पार्ट क्या होगा, वो 2 पॉइंट्स जिसको सामने वाला अपील में लेके नहीं आया, वो 2 पॉइंट बच गए ना, तो उसको अपन अपील में ला सकते हैं।
So any part of the order appealed against and such memorandum of cross objection shall be disposed of by the appellate tribunal as if it were an appeal. उसको भी अपील ही मानते हैं। और बेनिफिट क्या है कि इसमें 45 डेज तुमको एडिशनली मिल गए। 3 महीने का ओरिजिनल टाइम है, डिपार्टमेंट अपील 6 मंथ्स का टाइम है, अपने को जाना है तो 3 महीने में जाना है। तो हम अपील में नहीं गए, 3 महीने लैप्स भी हो चुके हैं, तो हमारा तो वक्त खत्म हो गया। लेकिन डिपार्टमेंट के पास वक्त है, वो अपील में गए, तो अपने को एडिशनल 45 डेज मिल जाते हैं हमारे जो 2 पॉइंट थे उसको लाने के लिए। तो हम उसको लेकर आ सकते हैं बाई फाइलिंग अ मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट तुमको मिलता है। अगर डिपार्टमेंट अपील में गया तो तुम क्या फाइल कर दो, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। कितना टाइम है, 45 डेज। जब तुमको नोटिस मिला कि अपील हुआ है वहां से 45 डेज तुम्हारे पास वक्त है। फिर आगे, द अपीलेट ट्रिब्यूनल में एडमिट एन अपील विद इन 3 months आफ्टर द एक्सपायरी of the period referred to under 1 or permit filing of memorandum of cross objection within 45 days after expiry of the 45 days original if it is satisfied that there was sufficient cause for not presenting it within that period। यानी extension of time। तो इसमें extension of time है। ओरिजिनल अपील का जो टाइम है 3 महीने का, वो 3 महीने से एक्सटेंड किया जा सकता है। और मोको का जो टाइम है 45 डेज का, वो फर्दर 45 डेज से एक्सटेंड किया जा सकता है। Simple. Then an appeal of the to the appellate tribunal shall be in such form verified in such manner as may be prescribed along with fee। तो ये रूल्स में लिखा रहता है फिर कि कितना फीस, कितना ये सब। Then subsection 8 here is again pre-deposit। So it says that no appeal shall be filed under subsection 1 unless the appellant has paid in full such part of the tax, interest, fine, penalty, etc., which has been admitted by him, just like appellate authority. Here also, whatever you accept, that you have to deposit in full, and a sum equal to 20% of the remaining amount of tax in dispute. The remaining amount of tax in dispute, in addition to the amount paid under subsection 6 of 107. Now this is in addition to 107. So 107 was appellate authority, the first appeal. There we have already deposited 10% or 25 crores, whichever is less. Now this 20% will be in addition to that, okay, arising from the said order, subject to a maximum of 50 crore rupees in relation to which the appeal has been filed. So maximum here is 50 crores. In 107 the maximum was 25 crores. So simple. So apart from that deposit, you have to further deposit 20%, okay, in addition to. So this is further deposit of 20% of the disputed amount of tax, or 50 crores, whichever is less. And the amount that you accept will be deposited in full, and the amount that you dispute, so of that you have to deposit 20% or 50 crores, whichever is less. Simple. And again subsection 9 is similar, that where the appellant has paid the amount as per subsection 8, the recovery proceeding for the balance amount shall be deemed to be stayed till the disposal of the appeal. Means there will be automatic stay order on the balance amount. And every application made before the tribunal in an appeal for rectification of error or for any other purpose or for restoration of an appeal or an application shall be accompanied by such fee as may be prescribed। वो तो ठीक है, मतलब का नहीं है। फिर उसमें रूल भी दिया है, देखो कौन सा फॉर्म और वो सब उसमें है। तो कहता है कि फॉर्म नंबर APL 5 रहेगा, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना है। APL 5 फॉर्म नंबर रहेगा ऑन द कॉमन पोर्टल। फिर मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन जो फाइल होता है तो वो APL 6 में होगा, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली होगा। फिर सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर होगा। एंड अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डिसीजन और द ऑर्डर अपील अगेंस्ट हैज टू बी आल्सो फाइल्ड विद इन 7 days। जिस पे अपील कर रहे हो उसको 7 दिन के अंदर उसका कॉपी जमा कराने का है। वो भी सिंपल है।
इंडिकेटिंग द अपील नंबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन फॉर्म EPL 02 एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा। एंड प्रोवाइडेड दैट वेयर द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डिसीजन इज सबमिटेड विद इन 7 days, तो फिर क्या होगा, the date of filing of appeal shall be the date of issue of provisional acknowledgement number। तो provisional acknowledgement जिस दिन मिला ओरिजिनल अपील फाइल करते समय, वही डेट ऑफ अपील माना जाएगा। अगर 7 दिन में तुमने डॉक्यूमेंट जमा करा दिए तो कॉपी ऑफ द ऑर्डर विच इज अपील्ड अगेंस्ट, और अगर नहीं जमा कराए तो फिर जिस दिन जमा कराओगे सबमिशन ऑफ द कॉपी उस दिन को डेट ऑफ अपील मानेंगे। दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू अपीलेट अथॉरिटी। और एक्सप्लेनेशन भी वही है। For the purposes of this rule, the appeal shall be treated as filed only when the final acknowledgement indicating appeal number is issued. And the fees, देखो फीस कितनी है, देखो fees of filing of appeal और restoration of appeal, ओरिजिनल अपील या रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन ये क्या होता है कि तुमने अगर अपील फाइल किया, फिर तुम गए नहीं हियरिंग के स्टेज पे, तुमको बुलाया लेकिन तुम गए नहीं, तो एक्स पार्टी ऑर्डर पास हो गया, ऑर्डर पास हो गया, फिर तुम जब बाद में कहो साहब वो गलती हो गई, मैं नहीं आया था, लेकिन आप प्लीज इसको रिवाइव करो, रिस्टोर करो अपील को, जो रिजेक्ट हो गया था उसको रिस्टोर करो, तो रिस्टोरेशन का भी फीस लगेगा। तो इससे लिखा है फॉर फाइलिंग द अपील और रिस्टोरेशन shall be 1000 rupees for every 1 lakh rupees of tax or interest credited, input tax credit involved, or the difference in tax or input tax credit involved, or the amount of fine, fee, penalty, etc. तो जो भी अमाउंट का डिस्प्यूट है एवरी 1 लाख का 1000 भरने का है, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 25,000 रुपीज। यानी डिस्प्यूटेड अमाउंट इन शॉर्ट अगर मान लो 90,000 का ही है तो तुम्हारा फीस कितना रहेगा 1000। अगर ये 2,90,000 हो गया तो तुम्हारा फीस कितना रहेगा 3,000। ऐसे एवरी 1 लाख का 1,000 बढ़ते रहेगा, 1 लाख और पार्ट का 1,000 रुपए बढ़ते जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 25,000 रुपीज। बहुत बड़ा अमाउंट है, डिस्प्यूटेड अमाउंट अगर करोड़ में है, सम फ्यू करोड़, तो फिर 25,000। और अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, देयर शैल बी नो फी फॉर एप्लीकेशन मेड बिफोर द ट्राइब्यूनल फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के लिए अगर एप्लीकेशन करोगे, ट्राइब्यूनल का ऑर्डर में गलती हो गई, अब उसको रेक्टिफाई करवाना है, तो तुम क्या है प्लीज रेक्टिफाई कर दो, तो उसके लिए कोई फीस की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली डिपार्टमेंट का रेक्टिफिकेशन गलती हो गई, हम एप्लीकेशन डाल रहे हो और क्या उसमें फीस भी देंगे? ऑब्वियसली नहीं। फिर एप्लीकेशन में वही है कि एन एप्लीकेशन, यानी अब ये डिपार्टमेंट वाला डिपार्टमेंटल अपील जो था उसमें APL 7 होता है और उसमें भी कॉपी 7 दिन के अंदर जमा कराने की है। फिर आता है रूल 112, प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस बिफोर अपीलेट अथॉरिटी और द अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब ये एविडेंस का बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसमें क्या होता है कि जब ओरिजिनल केस चल रहा था तुम्हारा एजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, ओरिजिनल एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, राइट, तो वहां पे इन्वेस्टिगेशन होता है, वहां हम एविडेंस सबमिट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स देते हैं वगैरह वगैरह, उसके बेसिस पे एजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपना ऑर्डर पास करता है आफ्टर इवैल्यूएटिंग ऑल द एविडेंस ऑन रिकॉर्ड, राइट। अब वो एविडेंस बन गया तो उसको कहते हैं एविडेंस ऑन रिकॉर्ड। ऑन रिकॉर्ड यानी जितने एविडेंस को कंसिडर करके ऑर्डर लिखा गया वो बन जाता है एविडेंस ऑन रिकॉर्ड। अब जब हम अपील में आते हैं, पहला अपील अपीलेट अथॉरिटी के पास, दूसरा ट्राइब्यूनल में होता है, तो जब अपील में आते हैं तो एक सवाल पैदा होता है कि क्या हम ऐसा कोई नया एविडेंस लाके रख सकते क्या अपील में जो ओरिजिनल एजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने नहीं रखा गया था? Can we bring new evidence on record? That is the question.
तो देखो उसका आंसर क्या है. द अपीलेंट फारूक हक शैल नॉट को अंडरलाइन करो, be allowed to produce before the appellate authority or the tribunal any evidence, whether oral or documentary, other than the evidence produced by him during the course of proceeding before the adjudicating authority, or as the case may be the appellate authority, except in the following circumstances. Except in the following circumstances. क्या बोलता है? ये जो फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस है ये एक्सेप्शनल केसेस है जहां पर तुम एडिशनल एविडेंस लाके रख सकते हो, अदरवाइज नॉट अलाउड. ठीक है, तो ये कौन से सर्कमस्टांसेस है? लेट्स सी. नंबर 1, where the adjudicating authority, or as the case may be the appellate authority, has refused to admit evidence which ought to have been admitted. जब ओरिजिनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने केस था, तुम लेके गए थे एविडेंस, तुम रखना चाहते थे, लेकिन उसने रिफ्यूज कर दिया था. फिर अपेलेट अथॉरिटी में भी तुम रखना चाहते थे, उसने रिफ्यूज कर दिया, तो ट्राइब्यूनल बोलेगा चलो ठीक है लेकर आ जाओ. ये अपेलेटर, देखो ये दोनों लिखा है, दैट डिपेंड्स कि अभी तुम कहां पे हो. अगर तुम अपेलेट अथॉरिटी में हो तो फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से अपन रीड करेंगे कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने रिजेक्ट कर दिया था तो अपेलेट अथॉरिटी एक्सेप्ट कर सकता है. अगर हम ट्राइब्यूनल में है तो फिर ये दोनों आएंगे, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अपेलेट अथॉरिटी, बोथ हैड रिफ्यूज्ड to accept that evidence, so now tribunal will accept it if they want. B, where the appellant was prevented by sufficient cause from producing the evidence which he was called upon to produce by the adjudicating authority, or as the case may be the appellate authority. Adjudicating appellate authority ने तुमसे कोई एविडेंस मांगा था, क्योंकि उनको तो पावर है, they can call for additional evidences, उनको तो पावर है ना, दे इन्वेस्टिगेशन के अंदर एविडेंस बुलाएंगे, लेकिन तुम नहीं दे सके थे उस वक्त ड्यू टू एनी गुड रीजन. हो सकता है वो एविडेंस तुम्हारे पास था ही नहीं, हो सकता है वो एविडेंस कहीं पे छुपा हुआ था, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास है, यहाँ वहां कहीं तो भी था और तुमको मिल नहीं रहा था, इसलिए तुमने सबमिट नहीं किया. अब तुम्हारे पास वो एविडेंस आया है, अब तुम्हारे हाथ लगा है वो एविडेंस, तो जाके सबमिट करो, तो एक्सेप्ट करेगा. देखो कहने का मेन मकसद क्या रहता है, इसके पीछे पूरा लॉजिक ये है कि अगर ये लोग फ्रीली एडिशनल एविडेंस लाने का बोलेंगे तो फिर तो अपन क्या करेंगे, नए नए एविडेंस बना के भी ला सकते ना. वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने अपने अगेंस्ट में ऑर्डर पास कर दिया कहते हुए कि एविडेंस के बिना हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो तुमको अच्छा ऐसा ही क्या, चल मैं बनाता हूँ एविडेंस. वी कैन कॉन्कॉक्ट एविडेंस, वी कैन मेक अप एविडेंस, वी कैन व्हाट वी कैन से, नकली एविडेंस बना के ला सकते ना. तो वो ना हो इसलिए ये रिस्ट्रिक्शन है कि फ्रेश एविडेंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड नॉर्मली. और दूसरी बात ये भी है टेक्निकली कि अपेलेट अथॉरिटी आर नॉट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. एडजुडिकेशन का काम जो है, एविडेंस को इवैल्यूएट करना, ये एडजुडिकेशन का काम है. फर्स्ट टाइम जो एडजुडिकेशन होता है उसका मतलब ये है ना, इवैल्यूएटिंग द एविडेंसेस एंड कमिंग टू अ कंक्लूजन. अब वहां ये बात अगर हुई नहीं, एविडेंस आया नहीं तो उसको इवैल्यूएट नहीं किया गया, नाउ यू आर ब्रिंगिंग द एविडेंस फ्रेश एट द अपेलेट स्टेज, तो क्या अपेलेट अथॉरिटी का काम उसको इवैल्यूएट करना है क्या? नहीं. तो ये भी एक टेक्निकल पॉइंट है कि नॉर्मली वो एक्सेप्ट नहीं करते. लेकिन ये जो केसेस दिए हैं ये जेन्युइन केसेस है कि आप उस वक्त नहीं ला सके थे क्योंकि तुम्हारे पास था ही नहीं वो एविडेंस. देयर वाज सफिशिएंट कॉज व्हिच प्रिवेंटेड यू फ्रॉम ब्रिंगिंग द एविडेंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट नाउ यू हैव गॉट इट, तो लेकर आओ, चलो ठीक है लाओ. तो सेकेंड पॉइंट, तो पहला जहां उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तुम लाए थे एक्सेप्ट नहीं हुआ तो अभी लाओ. दूसरा कि तुम ला नहीं सके थे तो ठीक है लेके आओ. थर्ड, where the appellant was prevented by sufficient cause from producing before the adjudicating authority, or as the case may be appellate authority, any evidence which is relevant to the grounds of appeal. अब बी और सी में डिफरेंस क्या है? बी में ऐसा है कि उसने मंगाया था और तुम नहीं लेकर गए थे. यहाँ क्या है कि उसने भी नहीं मंगाया था, तुम लेकर भी नहीं गए थे, लेकिन ये ऐसा एविडेंस है जो जरूरी है डिसाइड करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए क्रिटिकल एविडेंस.
रेलेवेंट एविडेंस, तो अपेलेट अथॉरिटी कहेगा चलो ठीक है लेके आओ, जस्टिस इज टू बी डन फाइनली, लेकर आओ. Or where the adjudicating authority, or as the case may be the appellate authority, has made an order appealed against without giving sufficient opportunity to the appellant to adduce evidence. उसको sufficient opportunity नहीं दिया evidence लाने का. वो कह रहा था मैं लेके आता हूँ, लेकिन हमने कहा नहीं टाइम नहीं है मत लेके आओ. अरे वो जब कह रहा था कि लेके आओ तो उसको टाइम देना चाहिए ना, सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए एविडेंस लाने की, लेकिन तुमने दी नहीं. या जैसे डेटर्स कंफर्मेशन स्टेटमेंट लाओ, क्रेडिटर्स कंफर्मेशन लाओ, इसका लाओ, बहुत सारी चीजें रहती है. इनवॉइस लेकर आओ, डुप्लीकेट इनवॉइस लेकर आओ, टाइम ही नहीं दिया उन्होंने अपने को, सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी नहीं दी कि हम ला सके. लेकिन ये प्रूफ करना पड़ेगा अपील में कि हमको वहां सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, तो अब मिलेगी. ठीक है. फिर सब रूल 2 कहता है नो एविडेंस शैल बी एडमिटेड अंडर 1 अनलेस द अपीलेट अथॉरिटी और द ट्राइब्यूनल रिकॉर्ड्स इन राइटिंग द रीजंस. तो वो जो रीजन 4 रीजंस दिए थे वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा और फिर अलाउ करना पड़ेगा. Then the appellate authority or the tribunal shall not take any evidence produced under 1 unless the adjudicating authority or the officer authorized in this behalf by the said authority has been allowed a reasonable opportunity to examine the evidence or document or to cross-examine any witness produced by the appellant or to produce any evidence or any witness in rebuttal of the evidence produced by the appellant. तो अगर appellant को अलाउ किया लाने के लिए तो रिवर्स में डिफेंडेंट यानी जो ऑफिसर है उसको भी अलाउ करना पड़ेगा, उसको भी अलाउ करना पड़ेगा अगर वो कोई एविडेंस लाना चाहता है या विटनेस लाना चाहता है टू रिबटल यानी टू प्रूव अदरवाइज. असेसी ने नया एविडेंस लाया तो डिपार्टमेंट कहेगा हमारे पास भी इसके अगेंस्ट में एविडेंस है, वो भी हमको भी चांस दो लाने के लिए, तो डिपार्टमेंट को भी चांस मिलेगा. और आखिरी में लिखता है कि नॉटविथस्टैंडिंग नथिंग कंटेन्ड इन दिस रूल शैल अफेक्ट द पावर ऑफ द अथॉरिटी और द ट्राइब्यूनल टू डायरेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस टू अनेबल इट टू डिस्पोज ऑफ द अपील. यानी उनको स्यू मोटो पावर जो है वो तो है, the tribunal or the appellate authority will have suo motu power to call for any evidence. वो कुछ भी बुला सकते हैं, उनको पावर है. अगर उनको लगा कि एविडेंस की जरूरत है या कोई पर्सन की जरूरत है उसको एग्जामिन करने के लिए, तो उनको बुलाने का पूरा पावर ट्राइब्यूनल के पास या appellate अथॉरिटी के पास होता है. suo motu power is always there. ठीक है. तो इस तरह से अपील होगा ट्राइब्यूनल में. अब ट्राइब्यूनल का ऑर्डर किस तरह से आएगा वो देखो. तो वो लिखा है ऑर्डर्स ऑफ द ट्राइब्यूनल. द अपीलेट ट्रिब्यूनल में आफ्टर गिविंग पार्टीज टू अपील एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड पास सच ऑर्डर्स thereon as it thinks fit, confirming, modifying और annulling the decision. ये वहां पे भी था confirm, modify, annul. लेकिन अब देखो और एक आएगा और decision or order appeal against or may refer the case back the appellate authority or the revisional authority or the original adjudicating authority with such directions as it may think fit for fresh adjudication or decision after taking additional evidence if any into account. तो इसको कहते हैं रिमांड करना, वापस भेजना. तो कंफर्म, मॉडिफाई, एनल तो कर ही सकते हैं. कंफर्म यानी जो ऑर्डर अपील हुआ है वो बराबर है. एनएल यानी बिल्कुल ही बेकार है उसको स्क्रैप कर दो. मॉडिफाई यानी ऊपर नीचे कर दो. और चौथा पॉइंट क्या है यहाँ, रिमांड. रिमांड यानी वापस भेजने का पावर. या तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास वापस भेज देंगे या अपीलेट अथॉरिटी के पास या रिविजनल अथॉरिटी के पास वापस भेजेंगे और डायरेक्शन देंगे कि इसको आप इस तरह से अब डिसाइड करो और फिर लेके आओ. लेके आओ नहीं यानी डिसाइड कर लो. तो उसको कहते हैं रिमांड. रिमांड करना यानी कि वापस भेजना. Then the tribunal may, if sufficient cause is shown at any stage of hearing of the appeal, grant time. फिर ये वही है क्या बोलते हैं उसको, तारीख पे तारीख. Grant time to parties or any of them and adjourn the hearing. Adjournments. लेकिन वही है 3 adjournment एक पार्टी को मैक्सिमम दिए जाएंगे. सेम
देन थर्ड पॉइंट में वो है अमेंड एनी ऑर्डर पास बाय इट, यानी रेक्टिफिकेशन। बाजू में लिख दो, रेक्टिफिकेशन का पावर रहता है। एक ऑर्डर पास हुआ, उसमें अगर कोई मिस्टेक हो गई तो उसको रेक्टिफाई करेंगे, खुद से पता चली या फिर डिपार्टमेंट ने बताया या फिर असेसी ने बताया, अपेलांट ने, तो उसमें है। तो उसमें लिखता है मे अमेंड एनी ऑर्डर पास बाय इट so as to rectify any error apparent on the face of the record. If such error is noticed by it on its own accord or brought to its notice by the commissioner, commissioner of central tax या commissioner of state tax या commissioner of UT tax or the other party यानी assessee within 3 months, 3 months को अंडरलाइन कर लो, from the date of the order, 3 महीने में रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन फिर उसमें प्रोविजो वही है कि अगर इससे असेसमेंट एनहांस होने वाला है, लाइबिलिटी बढ़ने वाली है, तो उसमें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा, unless the party has been given opportunity of being heard. Then the tribunal shall as far as possible hear and decide the appeal within 1 year of the date on which it is filed, where it is possible है यहाँ पर भी as far as possible, यानी पॉसिबल हो तो करो, नहीं हो तो आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद सेंड अ कॉपी, एक कॉपी किसको भेजेंगे, टू द अपीलेट अथॉरिटी और द रिवीजन अथॉरिटी जिसका ऑर्डर अपील में आया था, और द ओरिजिनल एजुडिकेटिंग अथॉरिटी as the case may be, then the appellant, the jurisdictional commissioner or the state commissioner or union territory commissioner जिसके भी डिपार्टमेंट्स अपील में आया था, उसको एक कॉपी दे दी जाएगी। And save as provided in 117 in High Court or Supreme Court 118, orders passed by appellate tribunal on appeal shall be final and binding on the parties. इसका मतलब ये है, वहां लिख लो कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट decided by tribunal is final। क्योंकि आप जो 117 और 118 में देखेंगे उसमें ऐसा है कि ओनली क्वेश्चन ऑफ लॉ कैन बी अपील्ड टू द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट, देयरफॉर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स डिसाइडेड बाय ट्राइब्यूनल बिकम फाइनल। ठीक है, वेरी गुड। तो यहां लेंगे ब्रेक एंड देन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।